वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 10 से जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और साथ ही कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए एमजी रानाडे, ऑप्शन बी आत्माराम पंडुरंग, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी आरसी भंडारकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आत्माराम पंडुरंग। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो आत्माराम पंडुरंग थे। और देखिए, प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। ठीक है, जिस तरह यहां से कभी कभी पूछा जाता है, जैसे एमजी रानाडे, तो एमजी रानाडे के द्वारा जो है कौन सा समाज या सभा का आयोजन किया गया था? तो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, उसी तरह जैसे ज्योतिबा फुले है, तो ज्योतिबा के फुले के द्वारा किया था सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। और आत्माराम पंडुरंग के विषय में आप जान ही गए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। साथ ही कब हुआ था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ जान जाइए, जैसे कि आर्य समाज है, तो आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन, इसका जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखते हम लोग, योसंग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। योसांग नामक त्योहार मणिपुर राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इससे कभी कभी जो है कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि त्योहार से रिलेटेड तो जरूर पूछता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं झारखंड, झारखंड से जो पूछेगा आपसे वो पूछेगा सोराही त्योहार। झारखंड में कौन सा मनाया जाता है? तो सोराही त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात किया जाए सिक्किम का, तो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग, लोसांग त्योहार। ठीक है, और जहां तक रहा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ हरेली एवं मुरई त्योहार मनाया जाता है। हरेली एवं मुरई तो त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो यह सब इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि योसांग नामक जो त्योहार है यह मणिपुर राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सोराही त्योहार मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग त्योहार मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में हरेली और मुरई नामक त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाई में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? मतलब कि अन्य की तुलना में न्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन ए थानेसर की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी तुकारोई की लड़ाई और ऑप्शन डी हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, तो थानेसर की जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी 1567 ईस्वी में। ठीक है, उसी तरह जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई का बात किया जाए तो यह हुआ था 1556 ईस्वी में। तुकारोई का जो लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1575 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में। तो अभी नवीनतम के अनुसार से हो गया, तो सबसे जो लास्ट में युद्ध हुआ था वो कौन सा था? हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो लड़ाई था
वह महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है यह किसके बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1956 में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, और हेमू पराजित हुआ और अकबर यहां से विजय होता है। अब देखिए, तुकारोई का जो लड़ाई था ये कब लड़ा गया था? तो 1575 ईस्वी में। और थानेश्वर का जो लड़ाई था यह हुआ था 1567, तो 9 जुलाई 1567 में। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग डेट को याद कर लीजिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सतुगाई, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी बालाकोट और ऑप्शन डी चंद्रहू। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए सोतुगई। हड़प्पा सभ्यता का सोतुगई स्थल क्या है? यह पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो यह स्थित कहां है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। ठीक है, सतुगई कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष कहां पे मिला था, या कब सर्वप्रथम कब खोजा गया था? तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी का अवशेष को खोजा गया था। ठीक है, और जो है यह जो आप देख रहे हैं कोट दीजी, बालाकोट, चंदुरहू, तो इसमें से पाकिस्तान में भी स्थित है, बट सोतुगई जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। सोतुगई स्थल हड़प्पा वासी का क्या था? तो यह व्यापारिक उपनिवेश था। क्या था? व्यापारिक उपनिवेश। ठीक है, निवेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1984 ईस्वी, ऑप्शन बी 1997 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी और ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो शुभारंभ हुआ था तो यह कहां से हुआ था? तो इसका शुभारंभ झारखंड का सिंहभूम जिले से किया गया था। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किया गया था झारखंड का सिंहभूम जिला से। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि भारत में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर बनाया गया? तो यह पहला जो हाथी पुनर्वास केंद्र है यह बनाया गया हरियाणा में। पुनर्वास केंद्र, तो यह बनाया गया हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992 ईस्वी में। इसका शुभारंभ कहां से हुआ? तो झारखंड सिंहभूम जिले से। 12 अगस्त को भी हाथी दिवस मनाया जाता है। और हाथी पुनर्वास केंद्र भारत का पहला जो है वो कहां खोला गया? तो यह खोला गया हरियाणा में, अर्थात बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह या डवार्फ प्लेनेट है? ऑप्शन ए माके माके, ऑप्शन बी गैनीमीड,
ऑप्शन सी केलिस्टो और ऑप्शन डी यूरोपा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए माके माके। तो माके माके हमारे सौर मंडल का बोना ग्रह डवार्फ प्लानेट है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, इरिस, होमा, माके माके यह सब जो है क्या है, तो यह सब बोना ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। यहां पर हम आपको लिख भी देते हैं, सेरेस, कोमा प्लूटो, कोमा इरिस, कोमा होमा और माके माके, इसको क्या रखा गया है, तो बोना ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है। ऑप्शन ए होकेरा आर्द्र भूमि, ऑप्शन बी सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी सास्तम कोटा झील और ऑप्शन डी नंदूर मध्य महेश्वर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी सास्ताम कोटा झील। तो सास्ताम कोटा झील जो है ये आर्द्र भूमि कहां स्थित है, तो यह आर्द्र भूमि स्थित है केरल में। अब देखिए इस झील का जो नाम है वह इसके तट पर स्थित प्राचीन शाइस्ता मंदिर के नाम पर रखा गया है। मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया, सास्ताम कोटा झील। ठीक है, और इस झील का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु और ऑप्शन डी झेलम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। तो पाकिस्तान सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। अब देखिए भारत के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्किस्तान के डायमर जिले में इस बांध को बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जाता है, तो पीओके का बलूचिस्तान में इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि यह जो जिला है तो जिला का नाम क्या है, तो डायमर है, तो इसी के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है डायमर भाषा बांध। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में सिंधु जल समझौते के विषय में भी हम आपको बताए थे पिछले सेट में कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था, तो 20% भाग ही सिंधु नदी का भारत इस्तेमाल कर सकता है, शेष कौन करता है, तो शेष पाकिस्तान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ऑप्शन ए कमलनाथ, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी मनोहर पारिकर और ऑप्शन डी एम थम्बी दुरई। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए कमलनाथ। तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो कमलनाथ है। और 17वीं का अगर बात किया जाए, 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, यह कौन से हैं, तो यह है 17वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। अब देखिए आप सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि यह प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। तो आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। जो लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सदस्य, उसको क्या किया जाता है, तो उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर।
और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर का परंपरा कहां से लिया गया, तो यह लिया गया है फ्रांस से। और यह कहां से लिया गया है, तो यह फ्रांस के से लिया गया है प्रोटेम स्पीकर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी चांदी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। तो अब हम लोग जानते हैं कि कीसेराइट का सबसे पहले, कीसेराइट मैग्नीशियम का क्या होता है, तो खनिज अयस्क होता है। और कीसेराइट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4H2। ठीक है, MgSO4.H2। तो कीसेराइट जो होता है वो क्या होता है, तो कीसेराइट मैग्नीशियम खनिज का अयस्क होता है। कीसेराइट का सूत्र क्या होता है, MgSO4.H2। ठीक है, अब देखिए, पौधे को हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल में भी क्या उपस्थित रहता है, तो मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। और मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किसमें होता है, तो कार्नालाइट अयस्क में किया जाता है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि कीसेराइट किसका है, मैग्नीशियम का अयस्क है। और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgSO4.H2O। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी और ऑप्शन डी 1987 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो स्थापना है यह कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू। ठीक है, और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है यह हुआ था ढाका में, ठीक है। अब यहां से बार बार कभी कभी यह क्वेश्चन तो जरूर पूछता है कि सार्क में कौन कौन सा देश सम्मिलित है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको जान जाइए कि सार्क में 7 संस्थापक देश हैं, वह कौन कौन है। तो पहला है, शुरुआत से हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और 2007 में आयोजित 14वें सार्क में एक नया सदस्य भी जुड़ गया है, तो वो कौन है, तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब सार्क का जो है इसमें टोटल कितना कंट्री हो गया, तो इसमें टोटल हो चुका है 8। पहले कितना था, तो 7। यह सब थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और 2007 का 14वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था, अफगानिस्तान भी सार्क का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी और ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 1962 ईस्वी में। इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखिए यह क्या होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद क्या होता है,
तो यह एक सरकारी सलाहकार निकाय है। सरकारी सलाहकार निकाय है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन बी मणिशंकर अय्यर, ऑप्शन सी अरुणी शोरी और ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। अब देखिए, तो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी चिदम्बरम है। और साथ में देख लीजिए एक चीज और भी है, यह स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर किसका रचना है? पी चिदम्बरम का है। और खास करके एक चीज और भी पूछा जाता है कि भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद, यह पुस्तक किसका है? तो यह पुस्तक है सुब्रमण्यम स्वामी का। क्या नाम है? तो भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, यह पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है सुब्रमण्यम स्वामी। अब यहां जैसे अरुणा शोरी है, तो अरुणा शोरी के द्वारा जो लिखा गया था वो पुस्तक का नाम है इंडियन कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज, ठीक है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अरुणा शोरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण और ऑप्शन डी जैव विविधता संरक्षण। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण। तो अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। और विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जो जम्बोमोजी संत समेश्वर हैं। सॉरी, ये देखिए विष्णु अमृता देवी पुरस्कार जो है यह राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। और इसका जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो संत जम्मोजी थे, ठीक है। इस पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो संत जम्मोजी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और देखिए भाग 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का बात किया गया है। संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है क्या क्या? तो भाग 20 और आर्टिकल 368, ठीक है। अब यहां रेस्ट को हम लोग जानते हैं कि देखते हैं जैसे कनाडा से क्या किया गया है? तो कनाडा के संविधान में राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रक्रिया लिया गया है। राज्य में जो हम लोग राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है, राज्यों में राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है वो किसके द्वारा लिया गया है? कनाडा के द्वारा लिया गया है। अब देखिए जो रूस है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, जो हम लोग का मूल कर्तव्य है और साथ ही जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श शब्द का समावेश है वह कहां से लिया गया है? तो वह रूस से लिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श शब्द का समावेश यह कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है।
अब देखिए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध यह कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधि का शासन का मतलब है। ऑप्शन ए प्रकृति का नियम, ऑप्शन बी प्रक्रिया का नियम, ऑप्शन सी मनुष्य का नियम और ऑप्शन डी कानून की भावना की व्यापकता और मनमानी से बचना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी कानून की भावना की व्यापकता और मनमानी से बचना, इसका अर्थ होता है विधि का शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन बी विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी आईएनएस कलवरी और ऑप्शन डी आईएनएस विक्रमादित्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आईएनएस द्रोणाचार्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नौसेना के आईएनएस द्रोणाचार्य जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में पहले स्थान पे रहा है। और जम्मू कश्मीर में कितना पदक मिला, तो 11 स्वर्ण मिला था, 8 रजत और 5 जो है वो कांस्य मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए श्रावणन शिव कुमार, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी केवल बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी श्रावण कुमार और अजय देवगन दोनों, ए और बी दोनों को राष्ट्रीय 68वें फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। इसी के साथ हम लोग जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का सेक्टर को सॉल्व किए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से होता है कंप्यूटर का सेक्टर स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रुप वेयर होता है ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी फ्रेमवेयर। तो ग्रुप वेयर क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन सी। अब देखिए ग्रुप वेयर को जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भाग में इसको बांटा जाता है, 3 भाग में। तो पहला भाग हो जाता है संचार उपकरण, संचार उपकरण। दूसरा भाग है
कॉन्फ्रेंसिंग टूल, और तीसरा भाग है सहयोगी प्रबंधक उपकरण, सहयोगी प्रबंधन उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट डैश कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा डैश का बना होता है। ऑप्शन ए सूचना रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी डाटा सूचना, ऑप्शन सी सूचना या बीट्स, और ऑप्शन डी रिकॉर्ड बाइट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा सूचना। तो कच्चे तत्व डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले यहां जान जाइए कि कच्चा डेटा क्या होता है। तो कच्चा डेटा वह डेटा होता है जिसे उपयोग के लिए संसाधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है। ऑप्शन ए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी सिस्टम्स वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी स्टेज वाइज एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी सिस्टमाइज वाइज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसको क्या बोला जाता है, तो SWAN बोला जाता है, SWAN। ठीक है, और यह योजना कब आई थी, तो यह योजना आया था 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल टेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। ऑप्शन ए वेब क्लाइंट, ऑप्शन बी वेब सिस्टम, ऑप्शन सी वेब पेज, और ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। ऑप्शन ए पीरियड, ऑप्शन बी एट साइन या @ जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन सी स्पेस, और ऑप्शन डी अंडर स्कोर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेस। ठीक है, तो स्पेस ईमेल के पता का भाग नहीं हो सकता है। शेष जो अभी देख रहे हैं पीरियड है या @ साइन है या अंडर स्कोर है, तो इसका उपयोग किसी भी ईमेल को भेजने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। ऑप्शन सी फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम होता है, और ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट के पहले आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट के पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है। ऑप्शन ए CTRL+M, ऑप्शन बी CTRL+N,
ऑप्शन सी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N और ऑप्शन डी CTRL प्लस S। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी CTRL प्लस N। N से यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट साइन मिल रहा है कि न्यू, इससे न्यू फोल्डर लिया जाता है। उसी तरह जैसे CTRL है प्लस, अगर CTRL प्लस P हो गया तो इसका अर्थ हो गया पेस्ट, C हो गया तो हो गया कॉपी, A हो गया तो अर्थात सेलेक्ट। ठीक है, CTRL प्लस P पेस्ट, CTRL प्लस C कॉपी, CTRL प्लस A सेलेक्ट हो गया, और CTRL प्लस N क्या हो गया, तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है न्यू फोल्डर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ड रैप की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। ऑप्शन सी यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। ऑप्शन ए चार्ट का, ऑप्शन बी वर्ड बुक का, ऑप्शन सी वर्कशीट का और ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कशीट का संग्रह क्या है, एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है, तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है, जिसमें क्या होता है, तो मुख्यतः भाग है, जैसे जो होता है टाइटल बार, रिबन बार, एड्रेस बार, फॉर्मूला बार या सीट बार, यह सभी इसके मुख्य भाग हैं, एक्सेल के मुख्य भाग हैं यह सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन सी TCP या IP देने के लिए और ऑप्शन डी डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। अब प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्या है, तो इंटरनेट का स्पीड बढ़ाने के लिए, इंटरनेट का स्पीड भी बढ़ाया जाता है, साथ ही IP एड्रेस को छिपाने के लिए, IP एड्रेस को छिपाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए VoIP, ऑप्शन बी UDP, ऑप्शन सी POP और ऑप्शन डी BGP। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए VoIP। अब देखिए VoIP का अर्थ क्या होता है, तो VoIP का अर्थ हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स फाइल करना, ऑप्शन बी आधार और PDF फंड केवरेज को हल करना, ऑप्शन सी गैस सिलेंडर बुक करना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह सभी सेवा जो है उमंग ऐप के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू
एज गवर्नेंस। अब इसको जो है लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए उमंग ऐप पर 29 राज्य, 76 विभाग और 380 सेवाएं उपलब्ध है, ठीक है। जिसमें कौन कौन है, जैसे इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीडीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर को बुक करना, और भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश मेल के विषय में बताता है। ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी बीसीसी, ऑप्शन सी टू और ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है ईमेल के विषय में बताता है कि यह ईमेल किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरे लाइन में डेटा के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए गतिशील डिस्क एक्सचेंज, ऑप्शन बी डोडी डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन सी डायग्मेटिक डेटा एक्सचेंज और ऑप्शन डी गतिशील डेटा एक्सचेंज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी गतिशील डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश को दबाते हैं। ऑप्शन ए CTRL+D, ऑप्शन बी CTRL+V, ऑप्शन सी CTRL+Shift+B और ऑप्शन डी CTRL+Shift+J। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए CTRL+D। तो गूगल को क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम CTRL+D की को प्रेस करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 10 को डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्र को भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।